Dear student, how are you? I hope you will be safe at your home. तो प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र कुमार मीणा, केमिस्ट्री लेक्चरर। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर टोटल जो आपका एग्ज़ाम मार्क्स है थ्योरी का, उसके अंदर अपने पास 56 नंबर का सिलेबस है जो बोर्ड एग्जाम में अपने से पूछा जाता है। ठीक है, अब इन 56 नंबर को अपने केमिस्ट्री के अंदर 16 चैप्टरों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इन चैप्टरों में से अब लॉकडाउन की वजह से कुछ स्कूलें वगैरह लेट स्टार्ट होने वाली हैं, उस हिसाब से कुछ चैप्टर या आपका सिलेबस जो है वो कम किया जाएगा। कितना कम किया जाएगा? अभी तक सूचना के अकॉर्डिंग लगभग 30% कम करने का विचार चल रहा है। हो सकता है आगे और भी कम हो जाए, लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं है। मैंने केमिस्ट्री को आसान और सरल तरीके से समझने के लिए उसे अच्छे से 56 आउट ऑफ 56 नंबर प्राप्त करने के लिए कुछ सोल्ट किया है। मतलब आने वाले क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कुछ टाइप बनाए हैं। उन्हीं टाइप के बेस पर अपन उनका अध्ययन करेंगे चैप्टर वाइज, ताकि आपको समझने में पढ़ने में आसानी रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिसकी वजह से आपको हर एक वो मैटर मिल जाएगा और नोट्स स्कूल की तरफ से आपको बाय व्हाट्सएप या अन्य किसी माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो मैंने ये जो क्वेश्चन डिवाइड किए हुए हैं वो इस टाइप से हैं। एक तो अपने से एग्जाम में थ्योरी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो अपन फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर वाइज। सेकेंड टाइप क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जो अपने चैप्टर संख्या 1 से 4 तक और उनसे आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड टाइप जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो रिएक्शनों से रिलेटेड, जो अपने सेकंड केमिस्ट्री से पूछा जाता है। कुछ अपने फर्स्ट केमिस्ट्री में भी रिएक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे पी ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टरों से। एक आईयूपीएसी नाम से रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर। पांचवा क्वेश्चन जो अपने से पूछा जाता है वो एक फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब किसी एक का फॉर्मूला पूछा जाता है। छठा टाइप जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने से किसी की संरचना है या डायग्राम है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टोटल क्वेश्चनों को मैंने 6-7 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनका आप मैंने स्टेप टू स्टेप अध्ययन करते जाएंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, हर एक तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सको। तो इसके लिए अपन जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन क्वेश्चनों का भी अपन जिक्र करते रहेंगे कि किस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जैसे चैप्टर का एंड होगा, ख़त्म होने के बाद अपन क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बना के भी दूंगा और उनसे अपन टेस्ट वगैरह के हिसाब से तैयार करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपन क्लास के अंदर। तो आज अपन पढ़ेंगे, चलो शुरुआत ही कर देते हैं अपन सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था। अब यहां देखिए, ठोस अवस्था जो चैप्टर आपका है, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक से शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, और अगर बाय द वे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक परिभाषा टाइप क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। या फिर कई बार 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं।
तो टोटल इस चैप्टर से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन इसे ठोस अवस्था क्या है इसी को डेफिनेशन देंगे कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं। क्लियर? तो देखिए बच्चों, ठोस अवस्था को समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां किसी मैटर या किसी पदार्थ की बात नहीं चल रही है, ये एक फॉर्म है, उसकी एक अवस्था है जिसके बेस पर आप उनकी पहचान कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पदार्थ है वो हर एक परिस्थिति में ठोस होगा या हर एक परिस्थिति में लिक्विड होगा या गैस फॉर्म में होगा। ये तो आप सभी जानते हो, कोई डाउट नहीं है। हर एक पदार्थ परिस्थिति के अकॉर्डिंग ठोस, द्रव और गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है। तो अब अपन इसे कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अपने पास 2 पदार्थ अपन ले लेते हैं, ए और एक मैं पदार्थ मान लेता हूं बी। क्लियर? ए पदार्थ जो है इसका मैं गलनांक पॉइंट मान लेता हूं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बी पदार्थ जो है इसका मैं गलनांक पॉइंट मान लेता हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सिर्फ अपन मान रहे हैं ना। अब मैं क्या करता हूं, एक रूम टेम्परेचर क्रिएट करता हूं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक क्षेत्र का टेम्परेचर मैंने कितना मेंशन किया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड बनाया है। अब देखिए बच्चों, गलनांक पॉइंट तो आप जानते ही हो। जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस लिक्विड अवस्था में ग्रहण करता है, ठोस अवस्था से द्रव में जाता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका गलनांक कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये बी वस्तु जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाएगी और वस्तु ए जो है इसे लिक्विड होने के लिए, द्रव में जाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अब मैं इन दोनों वस्तुओं को कितने टेम्परेचर पे लेके आ रहा हूं? 27 पे लेके आया। अब शायद आप आंसर समझ गए होंगे। जैसे मैं इन दोनों वस्तुओं को यहां लेके आता हूं तो बच्चों ए मेरे पास कौन सी कंडीशन में मिलेगा? मेरे को ठोस ही मिलेगा, क्योंकि इसे तो लिक्विड होने के लिए 50 चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जबकि मैंने यहां कितना दिया है? 27 ही दिया है। तो इसलिए ये वस्तु अभी भी अपने को कौन सी अवस्था में मिलेगी? ठोस में मिलेगी। लेकिन वस्तु बी जो है ये यहां पे आने के बाद कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी? लिक्विड। क्यों? क्योंकि ये 20 पर लिक्विड हो जानी है। टेम्परेचर अपन ने कितना बना रखा है? 27 बना रखा है। तो सिंपल सी बात है कि ये वस्तु यहां आती कौन सी अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। अब मैं अगर इस कंडीशन की बात करूं, इस जगह की बात करूं, इस टेम्परेचर की बात करूं, तो बच्चों मैं बी को क्या कहूंगा? बी की कौन सी अवस्था बताऊंगा? द्रव। और ए की कौन सी अवस्था बताऊंगा? ठोस। अब शायद अपन परिभाषा के नजदीक पहुंच रहे हैं। कंडीशन क्या हो गई? ये ठोस अवस्था क्यों है? क्योंकि इसका गलनांक पॉइंट दिए गए या उपस्थित टेम्परेचर की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है। इस वजह से ये ठोस है। इसका ज्यादा नहीं था, कम था, इसलिए ये लिक्विड है। समझ में आ गई परिभाषा बनानी? बस इन्हीं दोनों चीजों को मेंशन कर दो, क्योंकि टेम्परेचर भी जरूरी है अपने को कि कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन। जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जिस स्थिति की बात कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पर आपकी वस्तु का गलनांक अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा है तो बच्चों वो कौन सी अवस्था में आएगी? ठोस अवस्था में आएगी। और उसी अवस्था को अपन पदार्थ की ठोस अवस्था
कहेंगे। तो क्या डेफिनेशन बन सकती है? पदार्थ की, एक एक शब्द को जोड़िए आप, पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक दिए गए ताप से अधिक होता है ठोस अवस्था कहलाती है। क्लियर? तो मैं एक बार पूरे सीक्वेंस में बोल देता हूं परिभाषा को, आप नोट करना। और एक बात और, ये बात ध्यान रखना कि स्कूल द्वारा उपलब्ध करवाए गए नोट्स से पहले आप जैसे ही क्लास अटेंड करते हो, उसी समय जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वीडियो को पॉज कर दीजिए बीच में भले ही, और उसको अगर आपके वो समझ में आ गया है तो उसको रफ कॉपी में अपना लिख कर चेक कीजिए। फिर स्कूल की तरफ से जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें आप मिलान कीजिए कि आपने जो लिखा है और मैंने जो लिख के दिया है उसमें कितना क्या फर्क है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो आप उसको एक्सचेंज कर लीजिए, सही कर लीजिए। और सही करने का मतलब है कि देखिए सिंपल सी बात थी, यही चीज मैं आपको 1 मिनट में भी बता देता, परिभाषा ही तो बतानी थी मेरे को, लेकिन मैं इसमें ज्यादा टाइम क्यों यूज कर रहा हूं या क्यों खराब कर रहा हूं आप लोगों का? उसका रीजन ये है कि परिभाषा का मतलब ये नहीं कि जो मैंने लिखवाई वही आप याद करो या बुक में जो लिखी हुई है वही आप याद करो, नहीं, आप उसे अपने ढंग से बना सकते हो। जो पर्टिकुलर उसी पदार्थ को इंडिकेट करता हो वो सारे शब्द आप अपने हिसाब से जोड़ के बना दो। अगर आपने सभी शब्दों का यूज किया है, एक अच्छे सीक्वेंस में यूज किया है, तो आपकी परिभाषा सही है। तो जरूरी नहीं आप बुक वाली तैयार करो, हो सकता कि मेरे वाली लिखवाई हुई परिभाषा की अपेक्षा आप जो लिख रहे हो वो ज्यादा बेस्ट हो। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप खुद बना के लिखोगे तो उसे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो तो याद ही है आपके, आपने बनाई है उसे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप चीज को या टॉपिक को, मैटर को अच्छे से समझिए, समझने के बाद फिर आप उसे लिख कर देखिए। फिर आप एक बार मेरे वाली परिभाषा या जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उस चीज को देखिए, दोनों में आप मिलान कीजिए कि आपने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है। सीक्वेंस में भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मैटर छूटा हुआ तो नहीं है, उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए तो आपको अच्छे से याद होगी। तो मैं एक बार वापस बोल देता हूं सीक्वेंस में, पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक दिए गए ताप की अपेक्षा अधिक है ठोस अवस्था कहलाती है। क्लियर? तो देखिए बच्चों, एक परिभाषा टाइप क्वेश्चन आपका बन गया, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। आप इसकी परिभाषा बना सकते हो क्वेश्चन और उसके नीचे उसका आंसर डाल सकते हो। क्लियर? फिर अपने पास आता है कि ठोस अवस्था के नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आ रहा है वो ये है कि ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण क्या है, सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं जिनके बेस पर आप पहचान सको कि ये ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, इसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सामान्य लक्षण ये आपने छोटी क्लासों में भी खूब पढ़ा है शायद, और आप इनको मेरे हिसाब से अच्छे से जानते भी हो। फिर भी थोड़ा बहुत होगा तो मैं आपको बताता रहूंगा, और हर कोई भी चीज अगर आपको डीपली उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, आपके पास अगर नहीं है और आप उसे जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए, या ये चीज़ मेरे थोड़ा ढंग से क्लियर नहीं हुई है, आप इसको वापस समझाइए। क्लियर नहीं होने का मतलब ये होता है बच्चों की, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि सर ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मैं आपको वही टॉपिक वापस बताऊंगा। समझ रहे हो बात को? थोड़ा बहुत मैं उसे चेंज करने का प्रयास करूंगा, लेकिन वही टॉपिक पूरा का पूरा मैं वापस बता दूंगा। तो इसलिए जरूरी है
कि आपको उस टॉपिक में कौन सी चीज समझ में नहीं आई, वो चीज आप लिख कर बताइए मेरे को, कमेंट में दें कि मेरे को सर इसमें ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि मैं उसी चीज के बारे में आपका उसी का डाउट क्लियर कर सकूं। पूरा टॉपिक बताओगे तो मैं पूरा टॉपिक वापस पढ़ाऊंगा, तो आपकी प्रॉब्लम क्लियर या कवर नहीं होगी, उसका निवारण नहीं होगा। प्रॉब्लम निवारण कब होती है? जब आप टॉपिक में ये कहोगे कि सर इस टॉपिक के अंदर मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं आपको उसी चीज के बारे में बताऊंगा, बाकी वाली चीजें आपको आपका टाइम उसमें खराब नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सामान्य लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो अपन सभी जानते हैं कि ठोस पदार्थ जो होता है, जो होते हैं वो लगभग असंपीड्य होते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा आपने, ठोस असंपीड्य होते हैं। अब बात आती है कि असंपीड्य है क्या, ये तो आप जानते होंगे शायद, फिर भी बता देता हूं। असंपीड्य का मतलब है कि जिसे दबाकर आप उसके आकार और आयतन में चेंज नहीं कर सको, दोनों अगर उसका आप नहीं बदल पा रहे हो तो इसका मतलब वो असंपीड्य। और यदि आपने दबाकर उसका आकार और आयतन दोनों बदल दिए तो इसका मतलब वो संपीड्य है। जैसे गैस है, गैस संपीड्य होती है। आप गैस को दबाकर उसका आयतन भी कम कर सकते हो, उसका आकार भी चेंज कर सकते हो। जैसे अपन जानते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर, उसके अंदर काफी मात्रा में गैस भरी हुई है। अगर मैं उसके आकार की बात करूं तो अपन अगर उसे ऑन करते हैं तो उसकी स्मेल जहां तक पहुंच रही है, इसका मतलब गैस ने वहां तक का आकार ग्रहण कर लिया। जिस रूम में आपने उसे रखा है खोल के, तो उस रूम के जैसा उसने आकार ग्रहण कर लिया है। लेकिन सिलेंडर के अंदर उसका आकार सिलेंडर के जैसा होता है और आयतन भी साथ में कम है, तो इसका मतलब कि उसका आकार और आयतन दोनों ही प्रेशर द्वारा अपन चेंज कर सकते हैं। इस वजह से उसे अपन क्या मानते हैं? संपीड्य मानते हैं। जबकि एक ठोस, जैसे बोर्ड है, ठोस पदार्थ है, अगर मैं इसमें दबाना चाहूं, इसे दबाकर इसके आकार को कम करना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है, न ही मैं इसका आयतन बदल सकता हूं। इस वजह से मैं इसे क्या मानूंगा? असंपीड्य मानूंगा। लिक्विड है, जैसे जल है, जल का आकार तो अपन बदल सकते हैं लेकिन उसके आयतन को चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से वो भी लगभग क्या माना जाएगा? असंपीड्य माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि असंपीड्य का मतलब क्या है, ठीक है। तो असंपीड्य हो गए ठोस पदार्थ। दूसरी चीज मैं आपको यहां बता सकता हूं कि ठोस पदार्थ जो है उनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है। ये दूसरा ठोस अवस्था का सामान्य लक्षण। तीसरा अपन बता सकते हैं ठोस पदार्थों का गलनांक और क्वथनांक। घनत्व भी साथ में डाल सकते हो, अलग से पॉइंट बनाना चाहो तो अलग से बना देना, या साथ में रखना चाहो तो साथ में बोल सकते हो कि ठोस पदार्थों का गलनांक, क्वथनांक और घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। यानी इनका गलनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? वो चीज अगर आप जानना चाहो तो आप उसमें देख लीजिए आप थोड़ा सा कि इनका जो बाइंडिंग है पार्टिकलों के बीच, ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण हैं उनके बीच के जो बॉन्ड हैं वो काफी प्रबल होते हैं। इनके बीच के बंध क्या हैं? प्रबल, मजबूत होते हैं। और जब बॉन्ड मजबूत होंगे तो बच्चों उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी होगी, ज्यादा एनर्जी देनी होगी। तो उस वजह से क्या होगा? इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा। क्योंकि ठोस से लिक्विड फॉर्म में ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? उसके अवयवी कणों को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए आपको हीट देनी है, उसे ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, तो गलनांक बढ़ गया। वैसे ही गैस अवस्था में ले जाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, इसका मतलब उसका क्वथनांक भी बढ़ गया है।
डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए बच्चों, बंध अगर प्रबल होंगे, मजबूत होंगे, तो सिंपल सी बात है कि उसकी पार्टिकल जो हैं, उसके अवयवी कण जो हैं, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो मतलब ठोस अवस्था में अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं, नजदीक होते हैं। क्लियर? तो ये अपना अगला लक्षण आ चुका है कि ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। अब बात आती है कि जब ये पास पास हैं तो क्या है, डेंसिटी जो है ये क्या बच्चों, D इक्वल W/V। मतलब एक निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को अपन उसका घनत्व कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब पार्टिकल एक दूसरे से दूरी पर होंगे, अगर मैं इनका वेट बराबर मानूं सभी पार्टिकल्स का, यहां मैं इसका 1 ग्राम वेट मान रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना। तो यहां टोटल वेट मेरे पास कितना हो रहा है, 6 और 3 9, यानी इसका टोटल वेट हो गया मेरे पास 9 ग्राम। क्लियर? अगर मैं इसका ये वॉल्यूम जिसमें ये पार्टिकल्स उपस्थित हैं, इसका वॉल्यूम अगर मैं 3 सेंटीमीटर क्यूब मानूं, इसका वॉल्यूम मैं कितना मान रहा हूं, 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहां इसकी डेंसिटी कितनी आएगी मेरे पास, D इक्वल W/V, यानी कि 9/3 यानी 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी मेरे पास आ रही है। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे ही ठोस पदार्थों में अवयवी कण के बीच प्रबल बॉन्ड आएगा, वो कण एक दूसरे के पास आएंगे तो ये नजदीक आएंगे। सिंपल सी बात है, जब ये नजदीक पहुंचेंगे तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 3 सेंटीमीटर क्यूब से इसका वॉल्यूम घटकर हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। पार्टिकल उतने ही हैं, उनका वेट भी उतना ही रहेगा, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कम हुआ है। 3 से कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, लेकिन इसका वेट जो है वो अभी भी 9 ग्राम ही है। तो मेरी डेंसिटी कितनी आ रही है, 9/1, यानी 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास इसकी डेंसिटी आ गई। तो यानी अवयवी कण अगर पास आएंगे तो घनत्व क्या हो गया, बढ़ जाएगा वॉल्यूम कम होने की कंडीशन में। तो इस प्रकार ठोसों के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ज्यादा, क्योंकि प्रबल बॉन्डिंग की वजह से अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। प्रबल बॉन्डिंग है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए, तो गलनांक क्वथनांक बढ़ गया। और नजदीक आने से उसका वॉल्यूम कम होने से क्या, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। क्लियर? अगला इसका सामान्य लक्षण अपन ले सकते हैं कि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है कि नया हो, क्योंकि ये वाली चीजें तो आपकी सभी की पढ़ी हुई हैं। ये जो पॉइंट मैं यहां मेंशन करना चाह रहा हूं, ये कहता है कि ठोस पदार्थ के अवयवी कण चाहे कितने भी पास पास हों, चाहे कितने भी प्रबल बॉन्डिंग से बंधे हुए हों, लेकिन वो अपनी मध्य स्थिति, अपने चारों ओर कंपन, जिसे दोलन कहते हैं, मध्य स्थिति में चारों ओर दोलन करते हैं। तो
इस प्रॉपर्टी के अंदर अपन क्या बताएंगे कि ठोस पदार्थों के अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति में चारों ओर दोलन करते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी या ये गुण आपके लिए नया हो, बाकी वाली सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब ये दोलन वाला क्या सिस्टम है, तो इसके अंदर क्या है कि उस दोलन की वजह से या उस कंपन की वजह से उसके अंदर ऊष्मा का संचार होता है, विद्युत का अभिगमन होता है। क्योंकि देखिए यहां मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, चाहे पदार्थ कोई भी कंडीशन का हो, किसी भी अवस्था का हो, कितना भी ठोस हो, लेकिन उसके कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। पास पास जरूर हैं लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, समझ गए बात को। लेकिन इसी चैप्टर में जब मैं आपको ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि ये ठोस के अवयवी कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। यहां मैं बोल रहा हूं कि एक दूसरे को स्पर्श कभी नहीं करते, वास्तव में ऐसा है कि कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ अपन किसको मानते हैं? हीरे को मानते हैं। उसमें भी कार्बन के बीच 154 पिकोमीटर का गैप होता है, पढ़ा आप लोगों ने इसे। ठोसों में निबिड़ संकुलन के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। उसका रीजन ये कि वो सिद्धांत इसी थ्योरी पे बनाया गया है, और स्पर्श करने का मतलब उनका ये है कि उस कंपन के दौरान वो टच भी करते हैं कभी कभार, ठीक है ना। तो उसकी मतलब इसका मेथड या इसका सिद्धांत अलग है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये बच्चों ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना। अभी तक आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, और इनके अंदर से अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो बहुत सारे बन जाते हैं कि ठोसों के अवयवी कण पास पास क्यों होते हैं, व्हाट इज रीजन इसका। तो आप इसमें सिंपल सा डाल सकते हो कि भाई उसके बीच परबल बॉन्ड होता है इसलिए पास पास होते हैं। इनका आकार आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके परबल बॉन्ड की वजह से उनके अवयवी कण जो है वो मुक्त गति नहीं कर पाते हैं, और मुक्त गति नहीं करने की वजह से इनका आकार आयतन निश्चित होता है। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन तो काफी बन जाते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के क्वेश्चन अपने पास आए हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं और ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या है। क्लियर? तो इनको आप अच्छे से तैयार करना। किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उनका हल करूंगा या आपकी जो प्रॉब्लम है उनका निवारण करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।